नमस्ते मेरे प्यारे स्पेस एंथुसियास्ट्स। आज हम कॉस्मोस में जा रहे हैं स्टार्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नेबुलाए में उनके जन्म से लेकर सुपरनोवे के रूप में उनके विस्फोटक अंत तक स्टार्स ने हजारों सालों से मानवता को मोहित किया है। उन्होंने हमारे पूर्वजों को समुद्र पार कराया, अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया और आज भी हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार करने में प्रकाश को भी कई साल लग जाए। इन बादलों के अंदर गुरुत्वाकर्षण एक मूर्तिकार की तरह काम करता है, धीरे धीरे गैस और धूल के कणों को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इन कणों को पास खींचता है, वो तेजी से और ज्यादा बार टकराते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। इस ढहते हुए बादल के बीच में तापमान बढ़ता रहता है और अंत में लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ये तेज गर्मी और दबाव इलेक्ट्रॉन्स को उनके परमाणुओं से अलग कर देता है, जिससे आवेशित कणों का एक घूमता हुआ द्रव्यमान बनता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा वो चीज है जिससे तारे बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण का ढहना और गर्म होना लाखों सालों तक चलता रहता है। प्रोटोस्टार, जैसा कि इस अवस्था में इसे कहा जाता है, अपने आसपास से और ज्यादा पदार्थ खींचता रहता है और ज्यादा बड़ा और गर्म होता जाता है। इसके केंद्र में दबाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वो एक खास बिंदु पर नहीं पहुंच जाता और इसी पल एक तारे का जन्म होता है। प्रोटोस्टार के केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान परमाणु संलयन शुरू कर देता है। हाइड्रोजन परमाणु ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व बहुत ही ज्यादा बल के कारण एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा केंद्र से बाहर की ओर निकलती है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव के खिलाफ धक्का देती है। एक संतुलन बनता है और तारा अपने जीवन के एक लंबे स्थिर दौर में प्रवेश करता है, अंतरिक्ष में ऊर्जा फैलाता है और ब्रह्मांड को रोशन करता है। हमारा अपना जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो अंतरिक्ष कितना बड़ा है, ये सोचकर हम बहुत छोटे लगते हैं। तारे बहुत दूर हैं, उनकी रोशनी हम तक आने में बहुत समय लगता है, लेकिन इतने बड़े अंतरिक्ष में एक तारा है जो हमारे लिए खास है। ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, हमारा सबसे नजदीकी तारा। सेंटोरस तारामंडल में सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है। नाम से धोखा मत खाओ, बौना मतलब छोटा होता है, लेकिन लाल बौने तारे मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे सूरज से छोटे और ठंडे होते हैं और हल्के लाल रंग की रोशनी देते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना मंद है कि हम इसे बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। 1915 तक इस छुपे हुए तारे का पता नहीं चला था, जो अल्फा सेंटोरी ए और बी के पास छुपा था। ये तीनों तारे मिलकर एक 3 तारों वाला सिस्टम बनाते हैं जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिर्फ पास होने के लिए खास नहीं है। 2016 में वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह है जहां शायद जीवन हो सकता है। इस ग्रह को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी कहते हैं। ये पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और अपने तारे के पास इस तरह घूमता है कि वहां पानी हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी मिलने पर सब वैज्ञानिक बहुत खुश हुए। क्या इस ग्रह पर जीवन हो सकता है? यह अभी पक्का नहीं है, लेकिन इससे हम इस ग्रह के बारे में और जानना चाहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी तारा हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में बहुत कुछ छुपा है। तारों के बीच भी कई और ग्रह और अजूबे हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के बारे में और जानेंगे, हम और भी नई चीजें खोजेंगे। हम अक्सर स्टार्स को स्पेस के काले कैनवस पर सफेद लाइट के ट्विंकलिंग पॉइंट्स की तरह देखते हैं, लेकिन गौर से देखो और आपको कलर्स का एक छिपा हुआ स्पेक्ट्रम दिखेगा। ब्रह्मांड में फैला एक खगोलीय इंद्रधनुष। ये कलर्स सिर्फ डेकोरेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक
स्टार के टेम्परेचर, एज और यहाँ तक कि उसकी डेस्टिनी को समझने की है। जिस तरह एक लोहार का लोहा गर्म होने पर लाल, नारंगी और फिर पीला चमकता है, उसी तरह स्टार्स अपने सरफेस टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग कलर्स का प्रकाश देते हैं। रंग और टेम्परेचर के बीच के इस संबंध को फिजिक्स के एक बेसिक नियम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसे वीन्स लॉ कहा जाता है। यह हमें बताता है कि गर्म चीजें छोटी वेवलेंथ पर लाइट देती हैं, जिसे हम ब्लू देखते हैं, जबकि ठंडी चीजें लंबी वेवलेंथ पर लाइट देती हैं, जो हमें रेड दिखाई देती हैं। 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म स्टार्स एक शानदार नीले सफेद लाइट से चमकते हैं। ये विशालकाय स्टार्स तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बहुत जल्दी जला देते हैं। टेम्परेचर स्केल पर नीचे जाते हुए हमें हमारे सूर्य जैसे स्टार्स मिलते हैं, जिन्हें येलो ड्वार्फ कहा जाता है। लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस के सरफेस टेम्परेचर के साथ हमारा सूर्य ज्यादातर पीले हरे लाइट का उत्सर्जन करता है, हालांकि हमारा एटमॉस्फेयर कुछ छोटी वेवलेंथ्स को स्कैटर कर देता है, जिससे यह पृथ्वी से पीला दिखाई देता है। जैसे ही हम स्पेक्ट्रम के रेड हिस्से में जाते हैं, हमें ठंडे स्टार्स मिलते हैं, जिन्हें ऑरेंज ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ कहा जाता है। 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस के बीच सरफेस टेम्परेचर वाले ये स्टार्स हमारे सूर्य से छोटे और कम विशाल होते हैं। ये अपने फ्यूल को धीरे धीरे जलाते हैं और इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, कुछ तो अरबों खरबों साल तक चलते हैं। इसलिए स्टार्स के कलर्स वैज्ञानिकों को उनके बारे में और उनके एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक स्टार के लाइट के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके वैज्ञानिक उसके टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन और यहाँ तक कि स्पेस में उसकी स्पीड का पता लगा सकते हैं। ये जानकारी हमें स्टार्स के जीवन की कहानी को समझने में मदद करती है, उनके शुरुआत से लेकर उनके अंत तक, चाहे वो एक शांत मौत हो या एक जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो स्टार्स के कलर्स को नोटिस करने के लिए कुछ समय निकालें। और ट्विंकलिंग स्टार एक दूर के सूरज का मैसेज है, जो लाइट और कलर की लैंग्वेज में अपने सीक्रेट्स बता रहा है। इस विशाल ब्रह्मांडीय नाच में तारे कोई स्थिर चीजें नहीं हैं, बल्कि डायनामिक कलाकार हैं, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और चेंज हो रहे हैं लाखों अरबों खरबों सालों में। उनका जीवन एक डेलिकेट बैलेंस है, ग्रेविटी के इनवर्ड पुल और न्यूक्लियर फ्यूजन के आउटवर्ड पुश के बीच एक स्ट्रगल, जो आखिरकार उनका डेस्टिनी तय करता है। कहानी शुरू होती है, जैसा कि हमने देखा, गैस और डस्ट के विशाल बादलों से। ग्रेविटी इन सबको एक साथ खींचता है, एक प्रोटोस्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फर्नेस को इग्नाइट करता है। एक स्टार की जिंदगी के ज्यादातर टाइम में वो इसी बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो चमकता है। ये स्टेज, जिसे मेन सीक्वेंस कहते हैं, वही है जहां हमारा अपना सूरज अभी है, अपने एस्टिमेटेड 10 बिलियन ईयर लाइफ स्पैन के लगभग बीच में। लेकिन जैसे जैसे एक स्टार बूढ़ा होता है, उसका हाइड्रोजन फ्यूल कम होने लगता है, कोर श्रिंक होता है और ज्यादा गर्म होता है, और आउटर लेयर्स फैल जाती है, स्टार को रेड जायंट में बदल देती है। हमारा सूरज अपने रेड जायंट स्टेज में मर्क्यूरी और वीनस की ऑर्बिट्स को निगल जाएगा, शायद अर्थ तक भी पहुंच जाएगा। इस स्टेज के दौरान स्टार के कोर में कार्बन और ऑक्सीजन जैसे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। इस पॉइंट से एक स्टार का फ्यूचर उसके मास पर डिपेंड करता है। छोटे स्टार्स हमारे सूरज जैसे अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देते हैं, प्लैनेटरी नेब्यूला बनाते हैं, ब्यूटीफुल ग्लोइंग गैस और डस्ट के क्लाउड्स। अब एक्सपोज्ड कोर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, एक डेंस अर्थ साइज्ड ऑब्जेक्ट जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्लोली कूल डाउन होता है। लेकिन ज्यादा मैसिव स्टार्स एक ड्रामेटिक एंड के लिए डेस्टिन्ड होते हैं। वो अपने कोर में हेवियर एंड हेवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करते रहते हैं, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कॉस्मिक ओनियन की तरह। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है। अंत में कोर अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक कैटास्ट्रॉफिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे पावरफुल इवेंट्स में से हैं। ब्रीफली पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर देते हैं। वो स्टार के कोर में बने एलिमेंट्स को स्पेस में स्कैटर कर देते हैं, नए स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ इंटरस्टेलर मीडियम को एनरिच करते हैं। कोर का रेमनेंट उसके मास के हिसाब से एक न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन्स का बना एक इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट या एक ब्लैक होल, स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, बना सकता है। तो अगली बार जब आप स्टार्स देखें तो याद रखें कि आप एक वास्ट और एंशिएंट कॉस्मिक साइकिल का एक स्नैपशॉट देख रहे हैं। बर्थ, लाइफ, डेथ और रीबर्थ की कहानी यूनिवर्स में लिखी गई। यूनिवर्स मतलब ये ब्रह्मांड पावर और ब्यूटी से भरा हुआ है, और सुपरनोवा से बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता।
ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स मतलब अंतरिक्ष में होने वाले धमाके एक बहुत बड़े स्टार के जीवन का अंत होते हैं, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी होते हैं। इनके एशेस से मतलब राख से नए स्टार्स, प्लैनेट्स और शायद लाइफ भी बनती है। सोचो, एक स्टार हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा और उसके सेंटर में फ्यूल खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो आउटवर्ड प्रेशर होता है वो ग्रेविटी के दबाव को सहन नहीं कर पाता। बस एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में उसका कोर कोलैप्स हो जाता है और एक बहुत बड़ा शॉकवेव उस स्टार के आउटर लेयर्स को चीरता हुआ निकलता है। सुपरनोवा में जो एनर्जी रिलीज होती है वो तो सोच से भी परे है। कुछ समय के लिए एक सुपरनोवा पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारे सूरज अपनी पूरी लाइफ मतलब 10 बिलियन साल में भी नहीं कर सकता। ये एनर्जी का तूफान स्टार के आउटर लेयर्स को स्पेस में धकेल देता है। इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 10% तक पहुंच जाती है। इससे एक बहुत बड़ा डेब्री क्लाउड बनता है जिसे सुपरनोवा रेमनेंट कहते हैं। सुपरनोवे बस डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स नहीं होते हैं। अपनी डेथ थ्रोज में मैसिव स्टार्स मतलब बहुत बड़े स्टार्स कॉस्मिक एल्केमिस्ट्स बन जाते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाते हैं। सुपरनोवा के अंदर बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर होता है जिससे हेवी एलिमेंट्स बनते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और यूरेनियम। ऊपर हमारी पृथ्वी को गर्माहट और रोशनी से नहलाते हुए हमारा अपना तारा सूरज रहता है। इस खगोलीय पिंड को हल्के में लेना आसान है, लेकिन सूरज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स चीज है। प्लाज्मा का एक विशाल गोला जो हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है। सूरज को एक येलो ड्वार्फ स्टार के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें तो एक आम स्टार है। यह अपने पूरे जीवन काल के लगभग आधे रास्ते पर है, मतलब यह लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। देखने में शांत दिखने के बावजूद सूरज हमेशा बदल रहा है। इसके बीच में सूरज एक परमाणु भट्टी की तरह है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बहुत तेजी से बदलता रहता है। हर सेकंड सूरज लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और बहुत सारी एनर्जी निकालता है। यह ऊर्जा सूरज की सतह तक जाती है जहां से यह प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाती है। सूरज की सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, एक बहुत ही अशांत जगह है। विशाल संवहन कोशिकाएं प्लाज्मा को मथती हैं जिससे सौर धब्बे बनते हैं जो सूरज की सतह पर ठंडे गहरे क्षेत्र होते हैं। इन सौर धब्बों की वजह से अक्सर सौर फ्लेयर्स होते हैं। ऊर्जा के अचानक फटने से पृथ्वी पर संचार और बिजली ग्रिड बाधित हो सकते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है जो सूर्य के वायुमंडल की एक पतली परत होती है। क्रोमोस्फीयर में प्रोमिनेंसेस होते हैं, प्लाज्मा के विशाल आर्क जो सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। ये प्रोमिनेंसेस अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े होते हैं। प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर फटने से लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कोरोना है, एक विशाल अत्यधिक गर्म क्षेत्र जिसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। कोरोना सूर्य की सतह से बहुत अधिक गर्म होता है जो लाखों डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचता है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना इतना गर्म क्यों है। सूर्य न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन का कारण भी है। इसकी ऊर्जा हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न को चलाती है और इसका प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी देता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। सूर्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है,
जैसे जैसे हम सूर्य के बारे में और जानते हैं, हम न केवल अपने तारे की बल्कि दूसरे तारों की भी ज्यादा समझ प्राप्त करते हैं। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है और यह हमें तारों के बारे में जानने का एक अच्छा मौका देता है। कभी आपने रात में क्लियर स्काई में देखा है और इतने सारे स्टार्स देखकर हैरान हुए हो? यह बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है जो हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कहां हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो असल में यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स का एक छोटा सा हिस्सा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में धरती के सभी बीचेस के सैंड के ग्रेन्स से भी ज्यादा स्टार्स हैं। यह नंबर इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। समझने के लिए ये सोचो कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं और मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है। हर गैलेक्सी में बिलियंस, यहाँ तक कि ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हर एक स्टार एक दूर का सन है, शायद उसके अपने प्लैनेट्स और मून्स भी हों। यूनिवर्स का साइज सच में बहुत बड़ा है। इनमें से ज्यादातर स्टार्स इतने फेंट हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, चाहे कितनी भी क्लियर नाइट हो। वो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं, उनकी लाइट स्पेस में खो जाती है। लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप्स से एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मोस में बहुत दूर तक देख सकते हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर गैलेक्सीज और स्टार्स को ढूंढ सकते हैं। रात में हम जो भी स्टार देखते हैं वो एक दूर का सन है, प्लाज्मा का एक जायंट बॉल जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। कुछ स्टार्स हमारे सन जैसे हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े, ज्यादा गर्म और ज्यादा मैसिव हैं। कुछ स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पर हैं, जबकि कुछ अभी शाइन होना शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है और स्टार्स इस कॉस्मिक टैपेस्ट्री के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो लाइट और हीट देते हैं जिससे लाइफ पॉसिबल है और वो एलिमेंट्स बनाते हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। अगली बार जब आप रात में स्काई देखें तो सोचिए कि कितने सारे स्टार्स हैं, हर एक दूर का सन है, इस यूनिवर्स के वास्टनेस और वंडर का सबूत। जब हम तारों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन्हें अंतरिक्ष में अकेले चमकते हुए देखते हैं, लेकिन सच में बहुत सारे स्टार्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम कहते हैं। ये तारों के जोड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कोई आसमानी डांस हो रहा हो। बाइनरी स्टार सिस्टम, जहां दो तारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं, बहुत ही आम है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी आधे से ज्यादा स्टार्स ऐसे ही सिस्टम में रहते हैं। ये सिस्टम्स अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें तारों का आकार, चमक और उम्र भी अलग अलग हो सकती है। कुछ बाइनरी सिस्टम में तारे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उन्हें एक दूसरे का चक्कर लगाने में सैकड़ों या हजारों साल लग जाते हैं। क्योंकि ये तारे इतने दूर होते हैं, इसलिए एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन जब तारे एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तब क्या होता है? तब मजा आता है। ऐसे सिस्टम्स में एक तारे से दूसरे तारे में पदार्थ का स्थानांतरण हो सकता है। इसे मास ट्रांसफर कहते हैं। जब एक तारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उका कुछ पदार्थ उसके पास वाले तारे की ओर खींचा जा सकता है। इससे दोनों तारों के बीच एक चमकदार धारा बनती है, जैसे कोई पुल बन गया हो। इस मास ट्रांसफर से दोनों तारों की जिंदगी बदल जाती है। जिस तारे को पदार्थ मिलता है वो और भी बड़ा और तेज हो जाता है। कभी कभी तो ये इतना तेज हो जाता है कि एक विशाल विस्फोट होता है, जिसे नोवा कहते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टार सिस्टम्स की। जैसे नाम से पता चलता है, इनमें 3 या उससे ज्यादा स्टार्स होते हैं। ये सिस्टम्स और भी ज्यादा जटिल होते हैं और इनका अध्ययन करना बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि यहाँ 3 या उससे ज्यादा स्टार्स का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होता है। इसलिए इनका व्यवहार अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। इन सभी सिस्टम्स को देखकर हम तारों के जीवन और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और गतिशील है और हमारे लिए अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम असल में भूतकाल में झांक रहे होते हैं। उन दूर के तारों का प्रकाश अंतरिक्ष और समय के विशाल फासले को पार करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, अपने साथ बहुत पहले हुई घटनाओं की कहानियां लेकर। प्रकाश चाहे कितना भी तेज हो, एक फिक्स्ड स्पीड से चलता है, लगभग 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि प्रकाश को अपने सोर्स से हमारी आंखों तक आने में टाइम लगता है। कोई चीज जितनी दूर होती है, उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, और जब हम उसे देखते हैं तो हम उतना ही पुराना व्यू देख रहे होते हैं। हमारे अपने सूरज के बारे में सोचो।
सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। मतलब जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसे 8 मिनट पहले जैसा था वैसा ही देखते हैं। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा। रात के आसमान में जो तारे हमें दिखाई देते हैं वो सूरज से बहुत दूर हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी का जो प्रकाश हम आज देखते हैं वो 4.24 साल पहले तारे से निकला था। हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो 4.24 साल पहले था। जैसे जैसे हम दूर के तारों और गैलेक्सीज को देखते हैं हम टाइम में और पीछे जाते हैं। अब तक देखी गई कुछ सबसे दूर की गैलेक्सीज अरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। इन गैलेक्सीज से प्रकाश अरबों सालों से हमारी ओर आ रहा है। एक जर्नी जो तब शुरू हुई थी जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था और आज के ब्रह्मांड से बहुत अलग था। दूर की चीजों से आने वाले प्रकाश को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स शुरुआती ब्रह्मांड और टाइम के साथ गैलेक्सीज कैसे चेंज हुए ये समझ सकते हैं। वो पहले तारों और गैलेक्सीज के बनने को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो ब्रह्मांड के प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं जब वो अपनी प्रेजेंट एज से बहुत छोटा था। अगली बार जब आप स्टार्स देखें तो याद रखना कि आप रात के आसमान में सिर्फ लाइट के पॉइंट्स नहीं देख रहे, आप पास देख रहे हैं बहुत पहले घटी घटनाओं से बने लाइट के एक कारपेट को, ब्रह्मांड की विशालता और अद्भुतता का सबूत। इतिहास में दुनिया भर के अलग अलग संस्कृतियों ने रात के आसमान को देखा और तारों के पैटर्न में मतलब और अजब गजब चीजें ढूंढी हैं। ये पैटर्न जिनको हम नक्षत्र कहते हैं रास्ता ढूंढने में, समय बताने में और कहानियों और किस्सों के लिए मदद करते हैं। आज हम जिन नक्षत्रों को जानते हैं वो ज्यादातर पुराने जमाने के ग्रीक और रोमन खगोलविदों द्वारा पहचाने गए पैटर्न पर आधारित हैं। उन्होंने तारों में हीरो, राक्षस और कहानियों वाले जीव देखे और उनकी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। जैसे कि शिकारी ओरियन का नक्षत्र उत्तरी गोलार्ध में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक है। पुराने ग्रीक लोग ओरियन को एक ताकतवर शिकारी मानते थे जो एक बिच्छू के डंक से मर गया। लेकिन दूसरी संस्कृतियों ने अलग अलग पैटर्न देखे और तारों के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई। पुराने मिस्र में ओरियन नक्षत्र पाताल लोक के देवता ओसिरिस से जुड़ा हुआ था। चीन में ओरियन बनाने वाले तारे पश्चिम के सफेद बाघ वाले एक बड़े नक्षत्र का हिस्सा थे। नक्षत्र सिर्फ तारों के यूं ही बने पैटर्न नहीं है, ये ब्रह्मांड के बारे में समझने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का एक तरीका है। तारों पर अपनी कहानियों और मान्यताओं को रखकर अलग अलग संस्कृतियों ने आकाश में कहानियों की एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। आज भी नक्षत्र हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हमें नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड के साथ हमारा लगाव एक जैसा है। चाहे हम किसी शहर से या किसी सुनसान रेगिस्तान से तारों को देख रहे हो, हम सब रात के आसमान के जादू से एक साथ जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने तारों के जन्म, जीवन और मृत्यु को जाना है, उनके रंगों और तापमानों के रहस्यों को उजागर किया है और ब्रह्मांड की विशालता में डुबकी लगाई है। लेकिन ये तो बस एक झलक है उन अजूबों की जो रात के आसमान को देखने पर हमारा इंतजार करते हैं। वहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, ब्लैक होल के रहस्यों से लेकर पृथ्वी से परे जीवन की खोज तक। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है और हमने तो बस इसके रहस्यों की सतह को ही छुआ है। तो ऊपर देखते रहे, अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें, ब्रह्मांड का अन्वेषण करें और कभी भी प्रश्न पूछना बंद न करें। कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कौन सी अद्भुत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये तारों भरे तथ्य पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अद्भुत सामग्री के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। ऊपर देखते रहें।